लो सर, तो कर लिया आपने भूगोल की क्लास, तो बहुत अच्छी रही ना। आप उससे निवेदन है कि जो भी क्लास करवाऊं मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताया करो कि सर आपने बहुत अच्छी क्लास करवाई है, आपने क्लास कहाँ करवाई है आज, इसके बारे में मुझे परिचय दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं क्लास कितना अच्छी करवा रहा हूँ, अच्छी करवा रहा हूँ कि बुरी करवा रहा हूँ साथ में। ओके साथियों, तो देखो साथियों, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी कंपलसरी है, उसका ध्यान की हिंदी अनिवार्य है। इसका अध्याय तीसरा, कविता के बहाने बात सीधी पर, इसका है हम क्या देखेंगे, कवि दीजिए और पाठ का साथ देखेंगे साथियों, जो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे साथियों। क्लियर हुआ? हमने दो अध्याय करवाए थे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं, बिल्कुल सोच समझकर बहुत ही बता कर अच्छी तरीके से करवाए हैं। क्लियर? पार्ट वन है, आपको 6 बजे क्लास में मिलती रहती है रोजाना, पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो इसका मैं क्या करूँ। ओके साथियों, तो देखो एग्जैक्ट स्टडी चैनल है आपका, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास। तो देखो, सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, तो कवि का क्या नाम है, कुंवर नारायण है। क्या नाम है? कुंवर नारायण जी हैं, तो उसमें कवि का क्या नाम है, कुंवर नारायण जी ने उस पाठ की रचना किया था, तो शुरू करेंगे। जीवन परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी यानी कि पुराने जमाने के हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर यानी कि कवि रह चुके हैं साथी, यानी कि सशक्त हस्ताक्षर, यानी कि इनके हर किताब में आपको यानी कि जो बहुत ज्यादातर हस्ताक्षर मिलेंगे। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद में हुआ था। कब? 19 सितंबर को हुआ था साथियों, और सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था साथियों। बिल्कुल क्लियर हुआ? इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर, यानी कि प्रारंभिक का मतलब है कि पहले से जो पहल पल की शिक्षा होती है साथियों, वो शिक्षा घर घर पर हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर पर की गई शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की, और इसने विश्वविद्यालय की शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की, वो लखनऊ में इस ग्रहण की साथियों। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की, यानी विभिन्न देशों की यात्रा की। ओके, कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। 1927 को तो उनका जन्म हुआ था, 1950 में इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत कर दी साथी। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर शिक्षा में समीक्षाएं भी लिखी है। इनकी कविता कहानी संग्रह लिखी है साथी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा, यानी कि अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित किया गया। जैसे कबीर सम्मान हो गया, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार आदि बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें नवाजा दिया गया साथी। इनकी रचनाएं देखेंगे, ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि कौन है, जो तीसरे सप्तक है के प्रमुख कवि, इनकी रचनाएं भी देखेंगे। तो काव्य संग्रह देखेंगे, सबसे पहले चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुई। परिवेश में हम तुम अपने सामने कोई दूसरा, इन दिनों ये है। प्रबंधक काव्य आत्मजयी, काव्य कहानी संग्रह में देखेंगे तो क्या आकारों के आसपास, समीक्षा, आज के और आज से पहले, सामान्य मेरे सप्ताह। ये देखेंगे काव्य में इनकी क्या विशेषता रही है सारी, क्या है कि काव्य लिखते थे उसमें क्या क्या विशेषता इनकी है। तो कविता क्या है, कवि ने कविता को अपने सुजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचना को मानना है कि उनकी कविता में व्यक्त का उलझाव, यानी कि जो आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो कविता है उनमें व्यक्त उलझाव है, अखबारी सतपहिर और वैचारिक धुन की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम मिलते हैं। बहुत व्यक्ति तथा सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजता को सामने आता है। इनकी तटस्थ विधिकता, दृष्टि, नोच, कठोर हिंसा, परिहिंसा से सहे में हुए एक संवेदनशील मन की आलोड़ना के रूप में पड़ी जाता है। ओके, बिल्कुल काव्य के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है। पढ़ेंगे भाषा शैली, तो देखो साथियों, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। क्या है, जो भाषा और विषय विविधता अनेक प्रकार की कविताओं के विशेष विशेष प्रमुख गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी है। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता के लिए वैसा भी।
अब पढ़ेंगे हम कविता के प्रतिपाद्य और सार। प्रतिपाद्य और क्या प्रतिपाद्य है और क्या सार है। तो देखो, कविता के बहाने प्रतिपाद्य। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह से ले गए हैं। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संज्ञान हो रहा है। ओके, आशंका जता रहे हैं कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहा। यानी कि ये जिताए जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि जो कविता है उनका आंशिक अस्तित्व, यानी कि इनका कोई मूल्य नहीं रहा है। ऐसे में यह कविता कवि की अपार संभावनाओं को टटोलने में का एक अवसर देती है। ओके साथियों, अब पढ़ेंगे हम सार। क्या इसके प्रति क्या सार है? तो देखो, यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी और भविष्य और कदम बढ़ाता बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के गिरने के साथ परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम यानी कि बहुत ही बहुत ज्यादा है, आसमान को छूने तक है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं। जब बच्चे खेलने लग जाते हैं तो ना कोई समय रहता है, ना कोई स्थान रहता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कविता भी बच्चों का खेल है और शब्दों की स्केल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य से उपकरण मात्र हैं। इसलिए यह जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होते हैं, वहां सीमाओं के बंधन खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की हो, या पता नहीं किसके, अलग अलग प्रकार की सभी की। पहली कविता है बात सीधी पर प्रतिपाद्य। ये कविता कोई दूसरी नहीं, कविता संग्रह से ले गए हैं। इसमें खत्ते के द्वंद्व घेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पैंच के लिए एक निश्चित ढांचा होता है। जब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के खिलाएंगे उनमें जानते रहे हैं, उन सबके उन सबके भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात तो यह है कि कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात तो सही शब्दों के माध्यम से उसमें प्रभावशाली करते हैं। देखो, जो प्रतिपाद्य होता है उसका आपको ज्यादा दबाव मतलब नहीं, यानी ज्यादा मतलब नहीं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं है साथी, पता, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ज्यादा नहीं आती है साथी, नहीं ज्यादा क्या आते नहीं है। बस आपके तो सार आता है कि आपको इस पाठ की ऐसे बस सार आपको लिखना है। तो देखो, कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बंधा देता है जब वह आडम पूर्ण तथा चमत्कार पूर्ण शब्द के माध्यम से खत्ते को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे खत्ते अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवसायिक भाषा में कहना चाहता है, आम लोग खत्ते को भली भांति समझ सकते हैं। ये ले रहा साथियों। तो हमने जो पार्ट तीसरा था उसका प्रतिपाद्य कवि परिचय और जो सार था वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों, इसी इसी ये क्लास में। ओके साथियों, कल हम क्या देखेंगे, इसी का व्याख्या देखेंगे, सब प्रश्न व्याख्या देखेंगे साथियों। परसों इसकी क्या देखेंगे, हम प्रश्न देख लेंगे साथियों। तो साथियों, हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको जो अध्याय है उनको मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। जो आपकी क्लासें हैं बहुत ही अच्छे तरीके हैं। और देखो साथियों, मैं तो बस आपकी क्लासें देख सकता हूँ, पढ़ना तो बस आपको है हिसाब में। बस आपसे निवेदन ही करते हैं, सभी दोस्तों को बता दें कि एग्जाम स्टडी सेंटर खुल चुका है और वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस शुरू हो चुका है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इतनी बेहतरीन क्लासेस नहीं मिलेगी। अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया, बस सभी 1 अगस्त का 15 जुलाई का वेट कर रहे हैं कि आपके क्लासेस शुरू करें, टाइम टेबल पर बनाए। बहुत जल्दी सभी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें आपको बस 1 महीने पहले क्लासेस शुरू करवा रहा हूँ साथियों। 5 जुलाई से हमने क्लासेस शुरू करवा दी है। तो साथियों, सभी क्लासें लें और अपने 12वीं फर्स्ट में बेहतर अच्छी बनाए। साथ सभी दोस्तों को जय जय भारत।